जय हिंद दोस्तों, मैं राम बाबू आपका अपना परिवार स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं टीच बाई राम बाबू सर से। आप ब्लड से संबंधित 2 पार्ट आप पढ़ चुके हैं। ब्लड क्या होता है, ब्लड के बारे में आप पढ़ लिए हैं। WBC का एक छोटा सा वीडियो बनाए थे, RBC का एक छोटा सा वीडियो बनाए थे, उसमें बता दिए थे। ये उसका तीसरा टॉपिक है रक्त बिम्बाणु। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो छोटे छोटे मिनट का है, 10-10 मिनट का होगा। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उस वीडियो के बाद में ये देखेगा तो सबसे ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। चलिए आगे टॉपिक को हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएंगे और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपका कोई भी क्लास मिस न करे, यही हम आपसे आशा रखते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रक्त बिम्बाणु अर्थात कहने का मतलब है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है ये इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है कि रक्त बिम्बाणु का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सबसे पहले आप वैज्ञानिक नाम बताएंगे। रक्त बिम्बाणु का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो थ्रोम्बोसाइट। रक्त बिम्बाणु का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो थ्रोम्बोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है वैज्ञानिक नाम। साइंटिफिक नेम ऑफ दी ब्लड प्लेटलेट्स, तो इसका थ्रोम्बोसाइट नाम है, याद रखेंगे। यह केवल, इसमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बात है, यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी में के रक्त में पाया जाता है। कहने का मतलब है कि यह केवल मनुष्य और स्तनधारी में, जिसके स्तन होते हैं यानी कि जो बच्चे जन्म देते हैं और जिनके बच्चे दूध पीते हैं, उन्हीं स्तनधारियों में, स्तनधारी आप समझते हैं ना किसे कहते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाता हो उसे स्तनधारी कहते हैं। तो उन्हीं में थ्रोम्बोसाइट मतलब कि ब्लड प्लेटलेट्स पाया जाता है, अन्यथा अन्य जीवों में ये ब्लड प्लेटलेट्स नहीं पाया जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स का जन्म कहाँ होता है, यानी कि इसका निर्माण कहाँ होता है। तो आप जानते हैं कि RBC के तीनों कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। चाहे उसका मृत्यु अलग होता हो, लेकिन इसका निर्माण कहाँ होगा, तीनों का अस्थि मज्जा में ही होगा। तो अस्थि मज्जा का आपको पिछले वीडियो में भी इमेज दिखाए थे। चलिए आपको इसमें भी आपको एक इमेज दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो ये प्लेटलेट्स का इमेज रहा, ये रहा अस्थि मज्जा, यानी एक खोखली हड्डी है। ये इसी खोखली हड्डी में के अंदर जो होता है अस्थि मज्जा पाया जाता है और इसी में ब्लड का निर्माण होता है। इसी में RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स तीनों पाए जाते हैं। चलिए अब आप समझ चुके होंगे कि इसका निर्माण कहाँ हुआ, अस्थि मज्जा में होगा। अब आगे देखिए, रक्त बिम्बाणु का जीवन काल कितना जो होता है, कितना दिन का होता है। तो इसका जीवन काल देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इधर लिखा गया साइड में। तो इसका जीवन काल की अगर बात करें तो इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो पलीहा या फिर तिल्ली में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस बात को आप ध्यान देंगे। चलिए अब बात करें हम कोई रक्त बिम्बाणु जो होता है इसका कार्य क्या है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। रक्त बिम्बाणु का जीवन काल हो गया। कार्य होता है रक्त को थक्का बनाता है। ये क्या करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो होता है रक्त बिम्बाणु क्या होता है, ब्लड को थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे कि रक्त बिम्बाणु क्या करता है, ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। अब इसमें कुछ नोट में पॉइंट लिखे गए हैं। इसके केंद्रक नहीं, इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसमें आगे देखिए, इसमें क्या बात कहा गया है, डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति में डेंगू ज्वर है तो उसमें क्या होगी, मानव उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी और प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाएगी तो वे व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को उठाते हैं हम। क्वेश्चन करके अब आपको समझाने के प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस किस प्रोटीन के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। यानी कहने का मतलब है कि किस प्रोटीन के कारण जो है कि किस प्रोटीन के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। अगर शरीर के अंदर की बात करा जाए
तो शरीर के अंदर हिम्पेरिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है ब्लड में ही, जिसके कारण शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है। ये हिम्पेरिन शरीर के अंदर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर शरीर के अंदर ब्लड जम गया तो समझ लीजिए कि व्यक्ति का टाइफाइड हो जाएगा, कि आदमी का डेथ हो जाएगा, यानी कि ब्लड चारों तरफ जम जाएगी और आदमी की नसें फट जाएगी और आदमी मर जाएगा। कोई भी जीव है ऐसा हुआ तो वो आदमी मर जाएगा। सबसे पहले रक्त बिम्बाणु किस में पाया जाएगा, तो यानी कि स्तनधारियों में ही ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम की बात कर लेते हैं कि किस प्रोटीन के कारण शरीर के बाहर ब्लड जमता है। अभी अभी आपने क्या पढ़ा था कि आप पढ़ा थे कि शरीर के अंदर नहीं जमना है लेकिन शरीर के बाहर जमाना है। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि चला ये बात है कि शरीर के अंदर ब्लड जम जाएगा तो आदमी मर जाएगा, लेकिन अगर शरीर के अंदर ब्लड न जमा तो समझ लीजिए कि आदमी फिर भी मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि ब्लड जो होता है अगर रुका ही नहीं तो शरीर के अंदर का सारा ब्लड गिर जाएगा। इसलिए शरीर के बाहर ब्लड जमना जरूरी है, लेकिन शरीर के अंदर ब्लड जमना जरूरी नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमने का कारण है हिम्पेरिन नामक प्रोटीन, और शरीर के बाहर ब्लड जमने का कारण क्या है? फाइब्रिनोजन जो होता है ये शरीर के बाहर ब्लड को जमाता है। वैसे सामान्यतः देखिए क्वेश्चन आगे करा जा रहा है कि सामान्यतः रक्त कितना समय में शरीर के बाहर जम जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 2 से 5 मिनट के अंदर शरीर के अंदर जो ब्लड होता है इसको जम जाना चाहिए। अगर 2 से 5 मिनट के अंदर अगर नहीं जमता है तो आप समझ लीजिएगा कि हमारे शरीर के अंदर रक्त बिम्बाणु की संख्या कम हो गई है और हमें शुद्ध भोजन मतलब कि अच्छा से भोजन करनी चाहिए। यानी 2 से 5 मिनट के अंदर ब्लड को बाहर जम जाना चाहिए। जैसा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और कहीं एक्सीडेंट हो गया, वो आदमी वहाँ रुकता तो नहीं है, वो ठोकर मार के भाग जाता है, ताकि अगर वो रुक जाएगा तो वो फंस जाएगा। और वो आदमी क्या होता है? लड़फड़ाता रहता है, यानी कि ब्लड से उसका शरीर पूरा गीला हो जाता है। वो तो अपने आप को कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन क्या होगा कि कोई दूसरा आएगा तब तक ले उसका कितना ब्लड गिर जाता है। उसी स्थिति में अगर ब्लड नहीं जमेगा तो क्या होगा कि उस आदमी का डेथ हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि उस शरीर के अंदर जो होता है उस आदमी के शरीर के अंदर रक्त बिम्बाणु पाया जाता है, जो कि ब्लड को 2 से 5 मिनट के अंदर उसे जमा देता है, ताकि ब्लड नहीं गिर पाता है पूरा और वो आदमी बच जाता है। चलिए ये चीज़ को आशा करते हैं कि आप सही से समझ पाए होंगे। आगे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने, देखिए यहाँ पे किस विटामिन के कारण, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है। अब यहाँ पे विटामिन आ गया, तो विटामिन जो के है इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसी विटामिन के कारण क्या होता है कि रक्त का थक्का बनता है, यानी कि विटामिन के जो है आपको खाना चाहिए। अब विटामिन के की अगर बात करें तो विटामिन के कौन कौन से फल आप खाइएगा, क्या क्या खाइएगा कि आपको आपको विटामिन के मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप टमाटर और हरी सब्जी आंतों से भी उत्पन्न होता है, जिसे आप अगर खाते हैं, मछली का अंडा मतलब खाते हैं, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंदर विटामिन के बनाएगा। और ऐसा ना हो कि आपके साथ एक्सीडेंट हो, ऊपर वाले की कृपा ना हो कि मतलब हो कि कभी आपके साथ एक्सीडेंट ना हो। चलिए चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि फिलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, आप इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन करा जाता है कि किस विटामिन के कारण शरीर के बाहर यानी कि ब्लड का थक्का बनता है, तो फिलोक्विनोन के कारण बनता है। चलिए एक छोटा सा इमेज आपको दिखाते हैं। इमेज को दिखाने से पहले 1-2 क्वेश्चन है, इसे हम पूरा करना चाहेंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण कहाँ होता है। जो प्रोटीन आपको है ये उसी प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका निर्माण यकृत में होता है, विटामिन के मदद से ही इसका निर्माण हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन करा जा रहा है
कि रक्त का कार्य क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आपको जानना चाहिए इस क्वेश्चन को कि रक्त का कार्य क्या है। वैसे सामान्यतः आप तो जानते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करना, लेकिन इससे संबंधित और भी कुछ आप जानिए। ये शरीर के ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी रक्त जो होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, साथ ही रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, घावों को भरता है, अंगों को सहायता प्रदान करता है, लैंगिक वर्ण में सहायता प्रदान करता है, साथ ही ऑक्सीजन को लाता है और CO2 को बाहर करता है तथा उत्सर्जी पदार्थों व हार्मोन का भी संवहन करता है। इसलिए ये क्या है कि रक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे शरीर में अगर रक्त का संचार न होता रहे तो ये आदमी मर जाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। चलिए कुछ इमेज के जरिए आपको रक्त बिम्बाणु को समझाते हैं। ये रहा आपका प्लेटलेट्स, ये सबसे बड़ा आकार का प्लेटलेट्स है और ये इमेज आप देखिए, ये उससे छोटा यानी कि माइक्रोस्कोप से इसे छोटा कर दिया गया है ये इमेज को। और ये वाला इमेज देख लीजिए, ये उससे भी और जूम कर दिया गया है, तो ये आपको प्लेटलेट्स दिखाया गया है कि ये कितने बारीक होते हैं। और आपको इमेज दिखाना चाहेंगे हम, शरीर के अंदर देखिए तीनों ब्लड कैसे रहते हैं, यानी एक ब्लड के अंदर क्या क्या रहता है। जैसे कि आपको बता दें कि ब्लड के अंदर जो होता है WBC भी रहता है, ये चीज़ आप पढ़ लिए हैं, और RBC रहता है और ये भी पढ़ लिए हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स जो कि अभी आप पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटी कण किसकी होती है, तो RBC की। आप कहेंगे गुरुजी अभी आप बताएं कि सबसे छोटा कण किसका होता है, RBC का। और WBC का जो कण होता है ये देखिए कितने बड़े बड़े आकार का है, आप इमेज के माध्यम से याद कर सकते हैं। WBC का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और ये दोनों के बीच में होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, ये मीडियम साइज का होता है, मीडियम साइज का होता है, और ये तीनों क्या होता है ब्लड के अंदर घुले रहते हैं। एक इमेज और आपको दिखाना चाहेंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ब्लड में ये तीनों कैसे घुले मिले रहते हैं। इस इमेज को आप देख के समझ सकते हैं कि ये जो है ब्लड में कैसे रहते हैं। ये मान लीजिए कि ये जो एक नस है, इस नस के अंदर देख लीजिए ये कैसे है, ब्लड वेस्टर्न हो रहा है, यानी कि बन रहा है इसमें। और वाइट ब्लड सेल देखिए ये आपको दिखा दिए, ये जितने ग्रीन ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये वो वाइट ब्लड सेल ही हैं। और रेड ब्लड सेल तो आप समझ सकते हैं कि रेड ब्लड सेल क्या होता है, वो लाल कलर का होता है। और वाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कणिका उससे बोली जाती है, जो सुरक्षा का काम करता है। और इसमें देखिए प्लेटलेट्स ये कैसे छोटे छोटे ये छट जा रहा है, बिल्कुल से ये छट जा रहा है, ये छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं, ठीक है। और इसके बारे में, इस इमेज के बारे में तो आप पढ़िए लिए हैं कि ये क्या करता है, इनोसोफिल और प्लेटलेट्स क्या होता है, ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे के बारे में अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आई है तो पिछले वीडियो को आप देख करके समझ लीजिएगा। उस वीडियो में बहुत ही बारीकी तरीक़ा से एक एक करके चीज़ों को समझाया गया है। इस इमेज में आपको दिखाने का प्रयास किया गया है कि ताकि आपके माइंड में ढंग करे और आप चीज़ों को जल्दी से समझ पाए। यही तो था WBC, यानी कि ये WBC के बारे में आपको बता दिया गया था। इनोसोफिल और ये बेसोफिल और नेसरोफिल और ये WBC के जो पार्ट्स है देख लीजिए, न्यूट्रोफिल है, इयोनोसोफिल है, बेसोफिल है और लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट है। ये पांचों है। ये पांचों का काम ब्लड में क्या है कि रोगों से लड़ने की क्षमता को ये उत्पन्न करता है। लेकिन इसमें क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा इस इमेज में कि ये बेसोफिल का काम अलग है और इसका न्यूट्रोफिल का काम अलग है। और ये मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट जो है, लिम्फोसाइट जो है, इसका जो काम है ये अलग है। ये क्या करता है, टीकाकरण के माध्यम से उस बॉडी में आगे के काम करता है। लेकिन ये क्या करता है, ये जीवाणु से बचाता है तो ये विषाणु से बचाएगा। और ये क्या करेगा, एलर्जी से बचाएगा, ये एलर्जी से बचाएगा, ये जीवाणु से बचाएगा, ये वायरस से बचाएगा। पिछली वीडियो को आप देख करके जाहिर सी बात है अच्छे तरीक़ा से समझ सकते हैं।
इस भी इमेज को आप देख के समझ सकते हैं इसमें क्या होता है। इसमें बारीकी से चीज़ों को देख लीजिए आप। इसमें क्या है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कौन सा है, ये वाला जो है ये न्यूट्रोफिल है। इसका काम क्या है ये ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रोफिल का हम बता ही दे रहे हैं, विषाणु जनित रोगों से ये बचाता है। और बात करें इयोनोसोफिल जो होता है ये जीवाणु जनित रोगों से बचाता है, जो कि ये वाला है इनोसोफिल है जो जीवाणु जनित रोगों से बचाता है। और बैसोफिल की अगर बात करें तो ये एलर्जी से बचाता है। ये किससे बचाएगा, ये एलर्जी से बचाएगा। चलिए उस चीज़ों को आप यहीं पे समझ ही लीजिए। ये क्या करेगा, न्यूट्रोफिल क्या करता है, जरा मेरे साथ बोलिए। न्यूट्रोफिल क्या करता है, जीवाणु जनित रोगों से बचाता है। और इयोनोसोफिल क्या करता है, सॉरी उल्टा हो गया। न्यूट्रोफिल क्या करता है, विषाणु जनित रोगों से बचाता है। और इयोनोसोफिल क्या करता है, जीवाणु जनित रोगों से बचाता है। और बैसोफिल क्या करता है, ये जो है बैसोफिल क्या करता है, बैसोफिल जो है एलर्जी से बचाता है। और ये दोनों तो आप समझ ही रहे, ये दोनों तो भूलना ही नहीं है। टीकाकरण के माध्यम से भविष्य में ये काम करता है। ये भविष्य में हमारे एंटीबॉडी को ये मजबूत बनाता है। चलिए आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। और नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कीजिएगा, तभी तो आपको मिल पाएगा, तभी आपको दूसरा वीडियो मिल पाएगा। ये देखिए आरबीसी का ये वाला पार्ट बना दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वाले पार्ट को समझ लेंगे, देख लेंगे। और मानव रक्त का ये पहला पार्ट बनाया गया था, इसका दूसरा भाग है। और एक और भाग है इसका, ये रहा मानव रक्त का भाग पहला, इसे आप ज़रूर देखिएगा। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले खुश रहिए।